बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अपवाह और आज भाग 6 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में प्रायद्वीपीय और हिमालय की नदियों के मध्य को अंतर को स्पष्ट किया। उसके बाद में हमने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा। फिर हमने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा और आज बारी आ गई है झीलों की। जी हाँ बच्चों, भाग 6 के अंदर हम झीलों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ में। बच्चों, जो झील होती है वो प्रकृति की दी हुई बहुत ही खूबसूरत स्थलाकृतिक है। झील के चारों तरफ क्या होता है? स्थल होता है। आप अब यहाँ पर एक अंतर देखेंगे। जो द्वीप होता है उसके चारों ओर तो क्या होता है? जल होता है और उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जिसके चारों तरफ जल है वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और जिसके चारों ओर स्थल है, बीच में क्या है? जल और चारों ओर क्या है? स्थल, उसे हम कहेंगे झील। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार ये खूबसूरत झील का निर्माण हुआ है। ये एक घाटी के अंदर है और आप देख सकते हो कि चारों तरफ स्थल भाग है और बीच में क्या है? जल भाग है और इसे हम क्या कह रहे हैं? झील कह रहे हैं। तो झील की परिभाषा क्या हुई? एक ऐसा गर्त जिसके चारों ओर स्थल हो और उसके मध्य में जल का भराव होता है, उसे हम झील कहते हैं। बच्चों, आपने कश्मीर की झील के बारे में ज़रूर सुना होगा, डल झील, जहाँ पर क्या रहते हैं? शिकारे, यानी कि एक ऐसी झील जिसमें घर बने होते हैं, हाउस बोट्स बनी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कश्मीर की डल झील का दृश्य है और कितना खूबसूरत है। उसी प्रकार केरल के अंदर भी नौकायन प्रतियोगिता होती है। जी हाँ बच्चों, केरल की जो पश्च झील है जिन्हें हम कयाल भी कहते हैं, उसके अंदर इस प्रकार की नौकायन दौड़ प्रतियोगिता होती है। तो बच्चों, झीलों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ में। बच्चों, अपना पेन, बुक, नोटबुक और एटलस को हमेशा अपने साथ में रहिए, क्योंकि भूगोल पढ़ना है तो एटलस तो हमेशा अपने साथ में रखनी ही होगी। तो शुरुआत करते हैं झील की परिभाषा के साथ में। झील पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को, क्या कहा हमने? पृथ्वी की सतह के जो गर्त वाला भाग होता है, इसमें जहाँ जल जमा हो जाता है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया है? जल का जमाव हो गया है, इसे हम झील कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। तो बच्चों, ये तो थी झील की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से झीलें विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कुछ झीलें प्रकृति निर्मित होती है और कुछ झीलें मानव निर्मित होती है। उसी प्रकार प्रकृति के विभिन्न कारक हैं, जैसे कि वायु निर्मित झील, हिमानी निर्मित झील, नदी निर्मित झील। कुछ कृत्रिम झीलें भी होती है, कुछ स्थायी भी होती है और कुछ अस्थायी भी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थायी झीलें। स्थायी झीलें वो झीलें होती है जिनमें वर्ष भर जल की मात्रा रहती है। इसी प्रकार अस्थायी झीलें वो कब रहेगी? वर्षा ऋतु में। ये कहाँ होगी? अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगी, जहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत कम होता है। इसी प्रकार हिमानी निर्मित झीलें ये कहाँ पर होगी? ये बर्फीले प्रदेशों में होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, जहाँ पर निर्माण करने वाला कारक कौन है? हिमानी। इसी प्रकार वायु निर्मित झीलें भी होती है, यानी वायु इस प्रकार अपक्षय और अप्रदन करता है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़े गर्त का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार नदी निर्मित झीलें भी होती है, जैसे कि वुलर झील। हमने पढ़ा था ना, जब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि वुलर झील जो है उसमें झेलम नदी प्रवेश करती है और उसी के माध्यम से निकलती है। तो ऐसी झीलों को हम कहेंगे नदी निर्मित झील। और कुछ झीलें होती हैं मानव निर्मित। बच्चों, मानव ने इस युग में हर चीज़ को संभव कर दिखाया है, तो मानव ने बहुत सारी झीलों का भी निर्माण किया है। इसके बारे में हम विस्तार से कुछ अगले भागों में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप इसे नोट डाउन करेंगे। झीलों के प्रकार कितने प्रकार बताए हैं? मैंने 6 प्रकार बताए हैं। स्थायी, अस्थायी, हिमानी निर्मित, वायु निर्मित, नदी निर्मित और मानव निर्मित झील। बच्चों, कुछ झीलें कैसी होती है? गाय के खुर के आकार की।
ऐसा हम जब से गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तब से मैं इस झील के बारे में आपको बता रही हूँ। इसको हम बोलते हैं गोखुर झील। ये इसकी दृश्यता के आधार पर इसको नाम दिया है। बच्चों, जब नदी समतल भाग में इस प्रकार से विसर्प बनाते हुए बहती है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल समतल भाग के अंदर नदी कैसे बह रही है, विसर्प बनाते हुए बह रही है। विसर्प का मतलब क्या है कि सर्प की भांति। सर्प कैसे चलता है, ऐसे ही चलता है सर्प। उसी प्रकार नदी भी समतल भाग के अंदर, क्योंकि उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो वो विसर्प के आकार में बहती है। और इस प्रकार जब वो विसर्प के तरह बहती है तब क्या करती है, वो अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। मान लीजिए इस नदी ने भी अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। आपको दिख रहा है इसका पुराना मार्ग, ये देखिए बच्चों, ये इसका पुराना मार्ग है। और किस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये क्या बन गया है, एक इसको नदी के द्वारा छोड़ दिया गया है। नदी ने अपने पुराने मार्ग को छोड़ दिया। अब क्या होगा, पुराने क्षेत्र में जल का जमाव रहेगा, तो वो क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। और उसका आकार चूंकि गोखुर की तरह है, यानी गाय के खुर की तरह है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोखुर झील। और इसमें पानी विद्यमान रहता है। कौन सी नदी का, इसी नदी का। ये जो नदी है, इसने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है, लेकिन उसमें जल की मात्रा रहेगी। तो इस प्रकार की जो झीलें होती है वो नदी निर्मित होती है और इसे हम कहेंगे गोखुर झील। आप लिखेंगे बच्चों इसे, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। और बच्चों, बाढ़ कहाँ आती है, समतल क्षेत्रों में आती है, जहाँ पर नदी अपने किनारों को छोड़कर अपना जल ऊपर ले जाती है। तो बच्चों, ये तो थी गोखुर झील। उसी प्रकार एक और झील होती है लेगून झील। मैं आपको चिल्का झील समझा चुकी हूँ कि चिल्का झील क्या है, एक लेगून झील का ही उदाहरण है। अभी मैंने क्या बताया आपको झील के बारे में। झील कैसे होती है, झील के बीच में जल होता है और चारों तरफ क्या होता है, स्थल भाग होता है। कुछ इस तरीके से ये स्थल भाग है और स्थल भाग के बीच में जल है। लेकिन जो लेगून झील होती है वो उसके तीनों तरफ क्या होता है, स्थल होता है। बच्चों, इस तरीके से ये क्या है, ये झील है और ये लेगून झील का उदाहरण है। इसे हम क्या कहेंगे, लेगून। लेगून झील के तीन तरफ तो स्थल होता है और एक ये छोटे से मार्ग से समुद्र से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार इसका एक छोटा सा भाग होता है, वो समुद्र से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर देखने पर तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ स्थल से घिरी हुई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्थल भाग है और चारों तरफ स्थल भाग दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है इसका, ये देखिए, समुद्र से। ये समुद्र है और जब ये इसमें जो जल आता है वो किसका आता है, समुद्र का जल होता है। इसीलिए ये जल कैसा होता है, खारा जल होता है। तो लेगून झीलें कैसी होती है, खारी यानी कि लवणीय झीलें होती है और इसमें जल भी समुद्र का ही प्रवेश कर जाता है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये साधारण झील है, लेकिन इसका एक भाग, चाहे वो बहुत छोटा सा ही भाग हो, वो समुद्र के माध्यम से जुड़ा रहता है और इसमें पानी भी लवणीय होता है। तो बच्चों, लिखेंगे इसके बारे में, लेगून स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में। स्पिट और बार का मतलब क्या होता है बच्चों, रोधिका, यानी कि अवरोध के रूप में। अवरोध के रूप में जब लेगून झील कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर क्या होता है, एक अवरोध होता है, छोटा सा अवरोध होता है इस तरीके से, और इसमें ये जल आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो ये अवरोध है इसको हमने क्या कहा है, रोधिका या फिर स्पिट कहा है। यानी कि स्पिट तथा बार, जिसे हम रोधिका कह रहे हैं, यानी कि अवरोध तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। जैसे कि चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है, याद हो गई होगी आपको, ओडिशा राज्य में है। उसी प्रकार पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। मैंने आपको जब कृष्णा और गोदावरी नदी में आपको समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कोलेरू झील कहाँ पर है, कृष्णा और गोदावरी के मध्य में है। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा बनता है उसके मध्य में कौन सी झील है, कोलेरू झील है। और पुलिकट झील कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य के अंदर है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब हम इसे मानचित्र पर देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है। इसकी स्थिति को आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में मानचित्र संबंधी प्रश्न में ये जरूर पूछा जाता है। उसी प्रकार आप देखिए कोलेरू झील।
ये कहाँ है? ये है कृष्णा नदी बच्चों, और ये है गोदावरी नदी का डेल्टा, और इन दोनों डेल्टाओं के मध्य में क्या है? कोलेरू झील। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं तमिलनाडु के अंदर कौन सी झील है? पुलिकट झील। और ये तीनों झील किसका उदाहरण है? लेगून का। लेगून को हिंदी में अनूप कहते हैं, और आपको याद रखना है कि इसमें पानी किसका होगा? समुद्र का ही होगा। आप देख सकते हो बच्चों ये तीनों की तीनों झील समुद्र के किनारे ही स्थित है, इसीलिए इनमें जल किसका होता है? समुद्र का ही होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और पढ़ते हैं खारे पानी की झील के बारे में। आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आपको अवश्य पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ बच्चों, सांभर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और जयपुर जिले में है। तो बच्चों जो खारे पानी की झील है सांभर झील, उसे किसका निर्माण होता है? नमक का निर्माण होता है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार ये नमक के ढेर लगे हुए हैं। इसकी स्थिति को भी देख लेते हैं मानचित्र में। ये देखिए बच्चों, ये सांभर लेक की स्थिति है राजस्थान के अंदर। नोट करेंगे इसके बारे में। राजस्थान की सांभर झील जो कि एक लवणीय झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। वैसे तो बच्चों नमक का निर्माण समुद्र के पानी से भी किया जाता है, लेकिन जो खारे पानी की झील होती है उसका उपयोग भी नमक बनाने के लिए ही किया जाता है। लिखेंगे आगे इसके बारे में। बच्चों कुछ झीलें इतनी ज़्यादा विशाल होती है कि ऐसा लगता है कि वो समुद्र ही है। आप यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये समुद्र की भांति है। इसलिए बड़े आकार वाली झीलों को हम क्या कह देते हैं? समुद्र ही कह देते हैं। जैसे कि कैस्पियन, मृत और अरल सागर। आप मानचित्र में देख सकते हो बच्चों, ये देखिए एशिया महाद्वीप में कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है और ये अरल सागर है। उसी प्रकार ये डेड सी है यहाँ पर मध्य पूर्व में इजराइल के निकट। ये देखिए आप बहुत आसानी से देख सकते हो। यदि मानचित्र में यदि आपको लगाने के लिए कहा जाए तो आपको इसे ध्यान से देखना होगा। एक बार फिर से देखेंगे, ये कैस्पियन सागर, ये अरल सागर, यहाँ पर ये देखिए जो नीला निशान है इसी प्रकार से बताया हुआ है, और ये डेड सी मृत सागर। तो जो बड़े आकार की जो खारे पानी की झीलें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। आप लिखेंगे इसको, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत और अरल सागर। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। मीठे पानी की झीलें हमारे लिए अमृत के समान हैं, जो हमें साल भर पेयजल की सुविधा प्रदान करती है। बच्चों जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की वो कौन सी है? वुलर झील। इसके बारे में नोट करेंगे, ये कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। डल झील, ये भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल और नैनीताल दोनों ही कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। और आप इसे नोट कर लेंगे, भीमताल झील उत्तराखंड राज्य में और नैनीताल झील भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी प्रकार लोकताक झील मणिपुर में है और बड़ा पानी मेघालय राज्य में स्थित है। इनकी स्थिति को हम मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये वुलर झील जहाँ से झेलम नदी प्रवेश भी करती है और इसी झील के माध्यम से आगे भी निकल जाती है। उसी प्रकार कश्मीर में भी डल झील है। फिर हमने बात की थी भीमताल और नैनीताल की, ये दोनों भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर मेघालय में बड़ा पानी झील और मणिपुर में है लोकताक झील। तो आप इन लोकेशंस को अपनी एटलस में ज़रूर देखिए और एक खाली मानचित्र के अंदर इनको अंकित भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गुरु गोविंद सागर झील ये कहाँ है? ये देखिए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। हमने सतलुज नदी और व्यास नदी के ऊपर क्या देखा था कि हरि के नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, वहीं पर गोविंद सागर झील का निर्माण हो गया है। अपने आप बच्चों ये कृत्रिम झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। मानव निर्मित झील की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप लिखेंगे इसे, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। बांध के अंदर क्या किया जाता है? पानी को बांध दिया जाता है, यानी पानी को रोक दिया जाता है, और जब पानी रुक जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? झील का निर्माण हो जाएगा। तो लिखेंगे आप इसे, गुरु गोविंद सागर सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना के कारण बनी थी। बच्चों
कुछ प्राकृतिक झीलें हैं और कुछ मानव निर्मित झीलें हैं, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे। जैसे वुलर झील कौन सी झील है? प्राकृतिक झील है। उसी प्रकार डल झील भी प्राकृतिक झील है। वुलर और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नैनीताल और भीमताल ये उत्तराखंड में है। लोकताक कहाँ पर है? मणिपुर में है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। और ये सांभर झील ये राजस्थान में है। बच्चों ये सब तो है मीठे पानी की झीलें, और चिल्का और सांभर कैसी है? खारे पानी की झील। यानी इनकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, लेकिन इनमें क्या समानता है कि ये प्राकृतिक झीलें हैं। अब यहाँ पर भी एक अंतर आ गया है कि चिल्का झील कैसी है? ये तो लैगून झील है ना। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग झीलें होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए मानव निर्मित झील। मानव ने अपने कौशल से क्या किया है? बहुत बड़ी बड़ी झीलों का भी निर्माण किया है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा गुरु गोविंद सागर कहाँ बनी हुई है? ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पर। उसी प्रकार नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी हुई है तेलंगाना में। राणा प्रताप सागर जो कि चंबल नदी पर है राजस्थान में। निज़ाम सागर हैदराबाद में है। हीराकुंड उड़ीसा के अंदर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये झारखंड में। और ये सोनभद्र। तो हमने किस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया इनका? देखिए श्रेणियाँ बदल दी, प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील। और प्राकृतिक झीलों में भी अलग अलग है, ये मीठे पानी की और ये खारे पानी की झीलें हैं। और इसी प्रकार सबसे बड़ी झील कौन सी है? गुरु गोविंद सागर। आप अपनी एटलस में इनको अंकित करते रहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, झीलों के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों झील दिखने में कितनी सुंदर लगती है, उसके पास हर कोई जाना चाहता है घूमने जाने के लिए। पर्यटन की दृष्टि से वो बहुत ही प्रभावी हो जाती है। तो झीलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सबसे पहले बात करें तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, जहाँ कहीं भी झील होती है उसके आसपास की जलवायु कैसी होती है? सम होती है। यानी ना तो वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होगी, ना वहाँ बहुत अधिक सर्दी होती है। यानी कि तापमान को नियंत्रित करने में झील का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी प्रकार बच्चों ये पेयजल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी हमें वर्ष भर पीने के लिए पानी इससे मिलता रहेगा। इसके अलावा नदियों के लिए क्या काम करती है ये? मान लीजिए कोई नदी है, जैसे हम झेलम की ही बात करें, झेलम कहाँ से निकलती है? वुलर झील से निकलती है। इस प्रकार से तो जो झेलम नदी है यदि उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या करेगी? ये बाढ़ के पानी को रोकेगी, यानी नदी में जो बाढ़ आ रही है उसको रोकने का काम करती है। उसी प्रकार जब गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है तो नदी को ये जल भी प्रदान करती है। तो और बच्चों इसमें जलीय पारितंत्र का भी विकास हो जाता है। तो झीलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसके बारे में आप नोट करेंगे, लिखेंगे बच्चों। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप से बहाने में सहायक होती है। यानी कि जब उसमें जल ज़्यादा होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जल ज़्यादा हो गया है तो झील क्या करेगी? उसको सपोर्ट देगी। और उसी प्रकार जब गर्मियों में जल की कमी हो जाएगी तो उसके बहाव को सुचारू रूप से बहाती है। नोट करेंगे अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है और सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। इसी प्रकार बच्चों झीलों का प्रयोग विद्युत बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर परियोजना। इसका प्रयोग क्या हो रहा था? जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जल से विद्युत बनाई जाती है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। मैंने आपको बताया था कि जो जल होता है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। इसीलिए जहाँ पर झीलें होती हैं वहाँ का तापमान कैसा होता है? सम होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब आप लिखेंगे बच्चों जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है, यानी जो जल के अंदर जलीय जंतु हैं उनकी संख्या को भी संतुलित करने का कार्य झील करती है। आगे लिखेंगे झीलों की प्राकृतिक सुंदरता वह पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन को प्रदान करती है। तो बच्चों ये तो थी झील और झीलों के महत्व।
तो हमने इस वाले वीडियो में क्या देखा कि कुछ खारे पानी की झीलें हैं, कुछ मीठे पानी की झीलें हैं, कुछ प्रकृति निर्मित झीलें हैं और कुछ मानव निर्मित झीलें हैं। और झीलों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे नदियों के साथ में, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है और क्या महत्व है। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।